तो मूवी की शुरुआत होती है एक इंटेलिजेंट लेकिन गरीब लॉयर यांग से, जो कि अपने डैड के साथ कुंवारी अवस्था में रहता था। यांग अपनी आउटस्टैंडिंग स्किल के साथ एक लॉ फर्म में काम करता, जहां उसकी इतनी तगड़ी स्किल देखने के बाद उसके बॉस ने उसे एक स्पेशल प्रो बोनो केस दिया। अब प्रो बोनो क्या है? प्रो बोनो मतलब जिसमें लॉयर आम जनता की भलाई के लिए बिना किसी प्रॉफिट के कोई केस लड़ता है, हालांकि फ्री में नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में लॉ फर्म का अपना कुछ इंटरेस्ट जरूर होता है। नाउ कांग्रेट्स, आप लॉयर बन चुके हो। अब बैक टू स्टोरी, जहाँ केस ये था कि एक नौकरानी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उस पर इल्जाम है कि उसने अपने मालिक को मार दिया, और इस बात की गवाही एक 15 साल की बच्ची जीवू ने दी, जो कि ऑटिज्म से पीड़ित है। अब ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म जिसमें इंसान ठीक से बात नहीं कर पाता, वो अक्सर बात को रिपीट करता है, जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ इम्बैलेंस होती है। लेकिन जीवू ने यह मर्डर देखा कैसे? आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग इनोसेंट विटनेस। तो एक दिन जीवू जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रही थी, तभी उसे कुछ दिल टूटने कांच टूटने की आवाज आई, जिस पर उसने झांक कर देखा तो सामने वाले घर में एक बूढ़े आदमी का चेहरा प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था, जहां उस बूढ़े आदमी के साथ वो नौकरानी भी थी। ये देखकर जीवू चिल्लाने लगी, क्योंकि ऑटिज्म पीड़ित लोगों के कान बहुत तेज होते हैं। तभी उसके मॉम डैड आकर उसे शांत करने लगे, लेकिन उसने ये इंसिडेंट खुद देखा था, तो वो इस केस की मेन गवाह बन गई। यहाँ मिस्टर यांग उस नौकरानी सातोशी से मिलने पहुंचे, जहां उसने पहले ही कह दिया कि सातोशी, मुझसे कुछ भी झूठ ना बोलते हुए सब कुछ सच ही बताना। तब सातोशी ने अपने तरफ की कहानी बताई कि उस दिन देर रात मुझे कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर पहले मुझे लगा कि शायद घर में कोई पुसी होगी, मतलब कैट। लेकिन जब मैंने अपने मालिक का कमरा चेक किया, तो वो वहां एक पन्नी से अपना दम घोटकर सुसाइड कर रहे थे। तब मैंने कोशिश करी कि मैं उस पन्नी को फाड़ दूं, लेकिन जब मुझसे वो नहीं फटी, तो मैं किचन में चाकू लेने गई, ताकि उससे मालिक को नहीं बल्कि पन्नी को फाड़ दूं। लेकिन जब मैं वापस आई, तो मालिक पहले ही सबसे बड़े वाले मालिक के पास जा चुके थे। ये सब बताने के बाद सातोशी रोते हुए बोली कि काश मैं उस दिन खट्टी टॉफी खाती, तो फुर्ती में किचन से चाकू लेके उस पन्नी को फाड़ देती। तब यांग ने उसे प्रॉमिस किया कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो इस केस को ध्यान से देखने लगा। तब उसने वो रिकॉर्डिंग भी देखी, जिसमें प्रोसिक्यूटर जीवू का बयान ले रहा था, लेकिन इस टेप से वो इस बच्ची का बयान ठीक से नहीं समझ पाया कि आखिर क्यों उस बच्ची ने ये कहा कि सातोशी ने ही अपने मालिक को मार दिया। इसलिए वो यहाँ से जीवू के घर पहुंचा, जहाँ उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया कि मेरी बेटी अभी उस इंसिडेंट से उभर नहीं पाई है, इसलिए मैं नहीं चाहती वो दोबारा कुछ भी याद करे। तब यहाँ से हारकर यांग एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, जहाँ उसने पूछा कि आपको इस इंटेरोगेशन वीडियो से क्या समझ आ रहा है। तब उस महिला डॉक्टर ने बताया कि एक तो इस बच्ची की काफी हाई इंटेलिजेंस है, साथ ही ये इंटेरोगेशन काफी अच्छे से हुआ, क्योंकि शायद प्रोसिक्यूटर जानता था कि कैसे ऑटिज्म वाले बच्चों को हैंडल किया जाता है। तब यांग भी इस बारे में सोचने लगा, जिसके सोचते सोचते ही केस के प्री ट्रायल का दिन आ गया, जहां उसने अटॉर्नी से ये रिक्वेस्ट करी कि उस बच्ची को कोर्ट में बुलाया जाए। लेकिन प्रोसिक्यूटर मना करने लगा, क्योंकि जीवू एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी। तब काफी लेनी देनी के बाद अटॉर्नी जीवू को बुलाने के लिए मान गया, लेकिन उससे पहले भी यांग को जीवू से बात करनी थी, इसलिए उसने ऑटिज्म से जुड़ी वीडियो को देखना और बुक्स पढ़ना शुरू किया। साथ ही वो उससे मिलने उसके स्कूल भी गया, जहां उसने जीवू और उसकी दोस्त शिन को अपना बिजनेस कार्ड देकर उस रात के बारे में सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन वो यांग के उस क्वेश्चन को इग्नोर करने लगी। तब शिन ने बताया कि अगर आपको उससे बात करनी है, तो पहले वो चीज ट्राई कीजिए जो उसे पसंद हो,
जैसे पजल्स। तब यांग ने शिन की बातों पर ध्यान तो दिया, लेकिन उससे पहले ही उसने अगले दिन कोर्ट में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया, जहां उसने ये एविडेंस दिखाए कि उस ओनर ने अपनी जान खुद ली थी, क्योंकि जिस प्लास्टिक बैग से उसने अपना दम घोटा, उस प्लास्टिक बैग में एक ऐसी जहरीली गैस थी जिससे कोई भी आदमी आसानी से मर सकता है। साथ ही उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा दी जिसमें वो ओनर खुद एक जनरल स्टोर से उस जहरीली गैस को खरीद रहा था। तब कोर्ट ने उस एविडेंस को लेकर ट्रायल की अगली तारीख बताई, जहां पर जीवू को भी प्रेजेंट होना होगा। तब यांग समझ गया कि उसे जीवू से बात करनी होगी, इसलिए अब उसने कुछ पजल्स का सहारा लिया। लेकिन जीवू ने उन पजल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो पजल जीवू जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए बहुत आसान थी। तब यांग ने उसे एक हार्ड क्विज दी, जिसे सुनकर वो बोली कि मैं ये सॉल्व करके आपको बता दूंगी। तब उसी रात उसने यांग को कॉल करके उस क्विज का आंसर बताया, जो कि एकदम करेक्ट था, जिसे सुनकर यांग उसे और नई नई क्विज देने लगा। साथ ही अब वो रोज जीवू और शिन को घर लेकर आता, जिस बीच वो कभी नूडल्स खाते, घूमते, मतलब वो उनका अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल के बाहर उनका वेट कर रहा था, तो वो उसे कहीं नहीं दिखी, इसलिए वो आसपास के एरिया में उन्हें ढूंढने लगा, जहां उसने देखा कि शिन जानबूझकर शिवू को कीड़े वाला पानी पिला रही है, साथ ही उसके ना पीने पर वो उसे मार भी रही है। तब यांग ने शिन को यहाँ से भगाकर जीवू को समझाया कि वो तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त नहीं है, जिसे सुनकर उस बेचारी को पैनिक अटैक आ गया, क्योंकि उसने शिन पर पूरा ट्रस्ट किया था। तब जीवू को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां जल्दी उसकी मॉम भी आ गई। तब उसकी मॉम समझ गई कि यांग कोई गलत आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने यांग के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। साथ ही अब उन्होंने उसे जीवू से सवाल पूछने के लिए भी अलाउ कर दिया। तब यांग ने उससे कुछ सवाल पूछे, जिन पर जीवू बोली कि जैसे शिन हमेशा मुझसे हंसकर बात करती थी, लेकिन उसने मुझे परेशान किया, मेरा फायदा उठाया, तो कहीं आप भी तो मुझसे हंसकर बात इसलिए नहीं कर रहे हो कि मेरा फायदा उठा सको। इस एक स्टेटमेंट ने यांग के तोते उड़ा दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमें आगे पता चलेगा। जब तक आप वीडियो लाइक करके हमारे साथ बने रहिए। अब अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, जहां जीवू को यहाँ का शोर बहुत परेशान कर रहा था। तब भी वो जैसे तैसे कटघरे में आ गई, जहां उसने अपने कान बंद किए हुए थे, क्योंकि घड़ी की टिक टिक भी उसके कानों में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ये देखकर जज ने उस घड़ी को रुकवा दिया, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने जीवू से पूछा कि बताओ बेटा, तुमने उस रात क्या देखा? तब उसने बताया कि उस दिन सातोशी ने ही अपने ओनर पर अटैक किया था, क्योंकि उस घटना के दौरान सातोशी हंस रही थी, जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से एकदम उल्टा था। ये देखकर यांग का सीनियर ली बोला कि जज साहब, जीवू ऑटिज्म से पीड़ित है, जिसमें इंसान के पास दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन समझने की एबिलिटी नहीं होती, जो कि ऑटिज्म की बुक में भी लिखा हुआ है। साथ ही यांग ने भी जीवू का टेस्ट लिया, जिसमें उसने पहले एक स्माइल करती हुई लेडी दिखाई और फिर एक सैड लेडी, जिसको तो जीवू ने सही बता दिया। लेकिन जैसे ही यांग ने थर्ड फोटो दिखाई तो वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इस फोटो में लेडी की आंखें सैड थी, लेकिन लिप्स स्माइल कर रहे थे। इस प्रोसेस से यांग ने प्रूव कर दिया कि जीवू कोई गवाह बनने के लायक नहीं है, जिसे सुनकर जीवू को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि जिस आदमी पर उसने ट्रस्ट किया, आज उसी आदमी ने इतने लोगों के सामने उसकी बीमारी का मजाक बना दिया, जिससे वो ट्रायल तो जीत गया, लेकिन उसने जीवू को खो दिया। तब सातोशी को भी बेल मिल गई, जहां यांग ने उसे बताया कि प्रोसिक्यूटर हायर कोर्ट में दोबारा अपील कर रहा है। लेकिन सातोशी को तो भाई साहब कोई टेंशन ही नहीं थी, उल्टा वो तो खुशी खुशी ये कहते हुए जाने लगी कि वो अपने बेटे के पास जा रही है, जबकि पहले उसने यांग से ये कहा था कि उसका कोई बेटा है ही नहीं। इस बात ने यांग के दिमाग में घर बना लिया, जिसकी वजह से वो वापस इस केस से जुड़ी सारी बातें सोचने लगा,
क्योंकि अंदर ही अंदर उसे कुछ बेचैनी भी हो रही थी। यहाँ तेज बारिश के चलते जीवू स्कूल से नहीं जा पा रही थी। तभी इतने में शिन आई, जो उससे माफी मांगकर अपना छाता देकर यहाँ से चली गई। तब जीवू भी यहाँ से जाती कि इतने में यहाँ सातोशी आ गई, जो इस छोटी बच्ची को धमकाने लगी कि आज के बाद मेरे खिलाफ गवाही देने का सोचना भी मत। ये कहकर उसने जीवू को धक्का दिया, जिससे वो बेचारी शॉक में चली गई। तभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पहुंचकर यांग समझ गया कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ प्रोसिक्यूटर अपनी तैयारी पूरी करने लगा ताकि वो इस केस को हायर कोर्ट में अपील कर सके, जिसके लिए उसने जीवू की मॉम से भी मीटिंग करी, क्योंकि उसे हायर कोर्ट में जीवू की गवाही चाहिए थी। लेकिन उसकी मॉम अब अपनी बेटी की दोबारा बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी, इसलिए उसने गवाही के लिए मना कर दिया। लेकिन जीवू सच को सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो बोली कि मैं दोबारा गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए उसकी मॉम ने मना किया। लेकिन जीवू बोली कि शायद मैं कभी लॉयर बनके तो सच सामने नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूँ, लेकिन गवाह बनकर तो ला ही सकती हूँ। या यांग को अपने डैड का एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने यांग को समझाया कि बेटे, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में लॉयर बनना चाहते हो, क्योंकि एक लॉयर हमेशा सच को सामने लाता है। ये पढ़कर यांग काफी इमोशनल हुआ। अब अगले दिन हायर कोर्ट में अपील का दिन आ गया, जहां इस बार जीवू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली। वो बिना किसी के सहारे खुद कटघरे में पहुंची, जहां यांग का सीनियर ली फिर से जीवू को ह्यूमिलेट करने लगा कि ये तो ऑटिस्टिक है, इसे क्या पता, अलाना फलाना। लेकिन तभी यांग खड़ा हुआ, जिसने जीवू की इंटेलिजेंस को प्रूव करना शुरू किया कि कैसे ये लड़की बहुत सारी चीजें याद रखने के साथ साथ काफी दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकती है, जिसको प्रूफ करने के लिए उसने एक दूर खड़े गार्ड को कुछ फुसफुसाने को कहा, जिसे सिर्फ वही सुन सके। लेकिन उसके इस फुसफुसाने को इस दूर बैठी जीवू ने सुन लिया। ये देखकर ज्यूरी भी चौंक गई कि इतनी दूरी से कैसे सुन लिया। तब यांग ने बताया कि जीवू ने उस रात भी सातोशी की बातें सुन ली थी, जिसे अब खुद जीवू ही बताएगी। तब उसने बताया कि सातोशी कह रही थी कि अगर तुम हमारे बेटे के बारे में सोचते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। असल में उस ओनर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी में देने का फैसला किया था, जबकि ओनर ने बहुत समय पहले सातोशी के साथ डेटा ट्रांसफर करके एक फोल्डर भी तैयार कर लिया था। इसलिए सातोशी ने अपने फोल्डर अपने बेटे के लिए ओनर को मार दिया। तभी ये सुनकर उस ओनर का बेटा यहाँ से जाने लगा, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने उसे रोक दिया कि सुनवाई के बीच में जाना कानूनी अपराध है। तब यांग का सीनियर उसे रोकने लगा, लेकिन यांग बोला कि मैं भले ही एक लॉयर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ का साथ दूं। तब उसका बॉस गुस्सा होकर यांग के घर वालों को याद करने लगा, जिसे सुनकर जज ने उसे कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। तब सातोशी ने भी रोते हुए बता दिया कि ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया, ताकि ओनर की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, जिसके साथ ही यांग इस केस को हार कर अपने मन की शांति जीत गया कि आखिर मैंने किसी गलत का साथ नहीं दिया। जिसके बाद जीवू भी उसे वापस पसंद करने लगी। साथ ही उसने बताया कि अब उसने एक स्पेशल स्कूल में भी एडमिशन ले लिया है। साथ ही अब वो अक्सर उससे बात करती, उसे हक करती, और तो और उसने यांग को एक अच्छा इंसान भी कहा, जो कि बहुत कम लोग ही किसी और के मुंह से सुन पाते हैं। अब चलो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या लाइफ लेसन मिला मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब बटन को उसकी औकात नहीं दिखाई वो उसको उसकी औकात दिखा देना। बाकी हम देखते हैं आज के शाउट आउट, जहाँ क्रिएटिव माइंड का मेरी एक्सप्लेनेशन देखकर दिन बन जाता है। चलो सही है भाई, दिन ही बन रहा है ना कि खैर जाने दो। यूजर भाई को इंडिया की हार पर फ्रस्ट्रेशन हो गई, वो तो मुझे भी हुई यार, बस क्या बोलें, जाने दो यार। हसीब भाई कह रहे हैं कि शाउट आउट दे दूं, कंजूस ना बनूं, तो भाई मैं हूं बनिया, अब आगे का खुद समझ जाओ। लुप हो गए को गैंग बैंग गैंगस्टर मूवी चाहिए तो वो भी लाते हैं भाई जल्दी।
अंकित भाई को डेटा ट्रांसफर वाली मूवी चाहिए ताकि NNN को उसकी औकात दिखा सकें। वैसे आपने अपना NNN बचा लिया या XXX के चक्कर में गवा दिया। अर्जन सिंह अरिजीत सिंह और मुनिंदर को मेरा शाउट आउट। अब चलो सब्सक्राइब बटन को उसकी औकात दिखा दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।